हेलो दोस्तों, वेलकम टू अविरल धारा। आइए आज डिस्कस करते हैं भारतीय कृषि की समस्याओं को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भारतीय कृषि है या भारतीय जो भूमि है, वहाँ पर अलग अलग तरह की खेती की जाती है। लगभग 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद, अलग अलग सीजन में। तो भारत की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, इट इज़ वेरी फर्टाइल। और इसके कारण से यहाँ लगभग हर तरह की फसलें आपको मिलेंगी, मोटे अनाज, दालें, इन सारी चीज़ों से लेकर के खाने वाली फसलें, उसके साथ-साथ आपकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, ये सारी की सारी आपको फसलें इंडिया की लैंड पे मिलेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, जो भारत की कृषि है, वो बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। जो मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बेसिकली ये क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उसमें उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, इतनी फर्टाइल जमीन होने के बावजूद भी भारतीय कृषि तरह तरह की समस्याओं से जूझती है। और उसमें से जो पहली समस्या है वो है सबसे बड़ी समस्या, इसकी डिपेंडेंसी ऑन मानसून। मतलब मानसून पर जो निर्भरता है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मानसून जो है उसकी प्रकृति बहुत ही अनियमित है। भारत में बारिश जो होती है मानसूनी बारिश होती है, जो कि गर्मी के बाद जो आपके महीने होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें होती है। लेकिन उसकी प्रकृति बहुत ही अनियमित है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, मतलब बहुत हाई रेन हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश हो जाती है। तो किसान समझ नहीं पाता है कि कब कम बारिश होगी, कब ज़्यादा बारिश होगी। जब कम बारिश होती है सूखा पड़ जाता है, जब ज़्यादा बारिश होती है बाढ़ आ जाती है। खासकर आप देखेंगे कि जो बिहार है, बंगाल है, असम है, इन सारे क्षेत्रों में हर साल लगभग एक आध बार बाढ़ आ जाती है। वहीं पर राजस्थान जैसे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत कम वर्षा होती है, सूखा पड़ जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब जो वेस्टर्न साइड है इंडिया के, वहाँ पर बहुत कम जो है वो वर्षा होती है। तो मानसून की प्रकृति बहुत अनियमित और अनिश्चित है कि कब वर्षा हो जाएगी, कब नहीं होगी, किस बार कम हो जाएगी, किस बार ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अनिश्चित प्रकृति जो है मानसून की, ये बहुत बड़ी समस्या है। और किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर हैं। बहुत सारे किसान, लगभग 70% जो किसान हैं वो डिपेंड करते हैं मानसून पे कि बारिश होगी तो हम खेती करेंगे। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो है लो प्रोडक्टिविटी या निम्न उत्पादकता। भारत में खेती तो हर चीज़ की होती है, मतलब धान भी होगा, गेहूँ भी होगा, और उसके साथ-साथ मक्का होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, गन्ना होगा, दालें होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारी जितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से हम लोग उत्पादकता, भारत के लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हमसे ज़्यादा उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब ये है कि जो पर हेक्टेयर जो होता है उसमें जितना होना चाहिए, जितने क्विंटल, हम उतने क्विंटल नहीं उत्पादन कर पाते हैं। हमसे ज़्यादा उत्पादन विश्व के बहुत सारे देश जैसे फ्रांस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये सारे देश जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ही समस्या है कि हमारी जितनी क्षमता है, अब वो संसाधनों का अभाव जो है वो इससे भी जुड़ी हुई है। उससे हम कम उत्पादन कर पाते हैं अपनी ज़मीन पर। तो ये कम उत्पादन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स जो हैं उनकी वित्तीय समस्याएं, ये बहुत बड़ी जो है वो समस्याएं हैं। वित्तीय समस्याएं का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब छोटी काश्त वाले किसान हैं, जिनके पास खेती की ज़मीन काफ़ी कम है, मतलब बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे, ऐसे ही है। मतलब इससे ज़्यादा उनके पास ज़मीन नहीं है। तो उस ज़मीन में खेती करने के लिए पहली चीज़, इतने महँगे-महँगे इक्विपमेंट हैं, उनको खरीदने में उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कृषि से उतना जो है उनको प्रॉफ़िट नहीं होता है।
तो कृषि में वो बहुत ज्यादा निवेश भी नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि कृषि से बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। उनके पास अगली बार जब अगले सीजन की कृषि, जैसे इस सीजन में उन्होंने फसल काटा और उसके बाद जो है उस पैसे का कुछ इस्तेमाल किया, तो जब अगली बार वो 2 महीने 3 महीने के बाद खेती करना चाहते हैं तो उनके पास पैसा ही नहीं होता है, वो पैसा खत्म हो जाता है ऑलरेडी, क्योंकि परिवार भी लगभग जो है वो बड़े हैं और मार्जिनल फार्मर हैं। तो इसलिए जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पैसा खत्म हो गया तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वो किसी ना किसी से उधार लेंगे, फिर अगली बार फसल काटेंगे तो उस उधार को चुकता करेंगे, कुछ खाएंगे, तब अगली फसल के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा। तो ऋण की समस्या जो है ये आर्थिक समस्या है, और आर्थिक समस्याएं भारतीय कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स हो गई। फिर साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स में बता चुका हूँ आपको कि वो जो छोटे किसान हैं या छोटी कास्ट के, ठीक है, जिनके पास बीघे 2 बीघे 4 बीघे जमीन होती है, उनको बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स। और उनकी लैंड होल्डिंग्स की साइज क्या है, वही 2-4 बीघे है, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, जिससे वो कभी भी कृषि करके फायदे में नहीं रहते हैं। वो हमेशा एक बैलेंस रहता है कि हाँ उनके पास खाने भर का हो जाता है, थोड़ा बहुत उनका काम चल जाता है, लेकिन उससे वो लाभ लेकर के दोबारा कृषि कार्य में वो पैसा नहीं लगा पाते हैं। तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स ये भी समस्या है। ज्यादातर किसान कैसे हैं, बीघे 2 बीघे 4 बीघे वाले ऐसे ही हैं। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन अप्रोप्रिएट लैंड रिफॉर्म्स। मतलब जो भूमि सुधार हुए हैं वो कैसे हुए, इन अप्रोप्रिएट हुए हैं, बहुत कमी रही है भूमि सुधारों में। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत जमीनें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी जमीनें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें हैं ही नहीं। तो इस तरह से क्या है कि जो है वो बहुत हम डिवीजन देखते हैं सोसाइटी में, देखते हैं कि एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत बड़ा डिवीजन है। एक ऐसा पार्ट है जो एग्रीकल्चर कर ही नहीं पाता है सोसाइटी का। और जो सुधार भी हुए हैं, जैसे बहुत सारे मूवमेंट चले, भूदान वगैरह मूवमेंट के बारे में आप लोग पढ़िएगा कि जिनके पास बहुत जमीनें हैं वो अपनी जमीनें दो, या रैयतवाड़ी चला, महालवाड़ी चला, ये सारे चले तो, लेकिन ये सब सिस्टम क्या रहे कि इफेक्टिव नहीं हुए। और ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो ये भू राजस्व, ये एक्चुअली ये सब क्या थी, ये भू राजस्व वसूलने की प्रणालियां थी, और इन्होंने भी किसानों का बहुत शोषण किया। भूदान वगैरह जो मूवमेंट हुए उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, पहले से ही इतना शोषण हो चुका था कि किसान ऑलरेडी बहुत कमजोर कमजोर हो चुका था, उसके पास पैसे वगैरह वैसे भी ज्यादा नहीं थे, और सरकारों ने भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया कि प्रॉपर जो है वो इन सारी चीजों को कराया जाए और समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी समस्या है इंडियन एग्रीकल्चर का कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं हुए। असमान वितरण है, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है, किसी के पास लैंड है ही नहीं, किसी के पास बहुत कम है, इस तरीके से। फिर ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब कृषि में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि अल्प बेरोजगारी, जो कि मौसमी अल्प बेरोजगारी जिसे हम कह सकते हैं। जैसे जब बारिश होती है मई जून जुलाई, जब मतलब जब शुरुआत होती है खेती की, तो उस समय कृषकों के पास काम रहता है। फिर एक बार फसल जो है वो उन्होंने बो दी, उसके बाद वो 2-3 महीने के लिए खाली हो जाते हैं। फिर उनको तभी काम आता है खेत में जब फसल पकने वाली होती है, बीच में थोड़ा बहुत देखना होता है, उसके बीच वो कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बीच में 2-3 महीने जो फसल बढ़ने और पकने का समय होता है उसमें वो बेरोजगार रहते हैं। तो जब बेरोजगार वो रहते हैं तो मतलब उनको कहीं से इकोनॉमिक गेन नहीं होती, वो पूर्णतया ही खेतों पर ही निर्भर होते हैं, फसलों पर निर्भर होते हैं। फसल कटती है उसके बाद भी तब तक वो बहुत ऋण में आ जाते हैं, और उनको अपने ऋण चुकाते चुकाते ही जिंदगी गुजर जा, मतलब साल महीना गुजर जाता है उनका, और वो बहुत फायदे में नहीं रह पाते हैं। तो इस तरीके से जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन एग्रीकल्चर का। कुछ ऐसा एग्रीकल्चर करना चाहिए, या एग्रीकल्चर के साथ में दुकानें कुछ होनी चाहिए, या कुछ उनको मिला करके पशुपालन वगैरह करना चाहिए। भारतीय कृषि के साथ पशुपालन करते हैं हालांकि गांव में, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है कि वो उनको लाभ पहुंचा पाए। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मतलब बड़ा ड्रॉबैक है किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। फिर है लीस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि को कभी मतलब कमर्शियल करने की कोशिश ही नहीं की गई है।
भारतीय किस कृषि को मतलब अभी भी उसमें हम वही ट्रेडिशनल जो मेथड है यूज करते हैं, और उसी तरीके से वही ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक। अब तो थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो गया, नहीं तो वही हम हल बैल लगा करके वही धान गेहूं चावल उगा रहे हैं उसी सेम तरीके से। और जहाँ पे अच्छा लैंड भी है, जहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कुछ क्रॉप्स जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स हो सकती हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, उन सब जगहों पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, धान गेहूं ही उगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो कमर्शियलाइजेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर का नहीं हो पाया है। बहुत सारे देशों में क्या किया जाता है कि जैसे धान की फसल के साथ मछली का पालन कर दिया जाता है, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी चाहिए होता है। जापान वगैरह में ऐसी चीजें करी जाती हैं। तो इस तरह से मतलब जो है वो हम ऐसे मेथड्स का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो सके और किसानों को बहुत फायदा मिल सके। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब जो है वो ड्रॉबैक है। और फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, वो अभी होता जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब भूमि जो है उसका निम्नीकरण होता जा रहा है। हम क्या करते हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में मैं बात करूं तो जो ट्राइबल ट्रैक्ट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया या इधर उड़ीसा वगैरह झारखंड वगैरह के हो गए, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो जमीन को साफ करते हैं, 2-3 साल खेती करते हैं, फिर उसके बाद उसको बैरन छोड़ करके दूसरी जगह खेती करने लगते हैं, जब उस भूमि की जो जहाँ पहले खेती कर रहे थे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। तो जब उसको खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसकी अपर सरफेस रिमूव हो जाती है और लैंड का डिग्रेडेशन होने लगता है। लैंड क्या होता है, खराब होने लगता है, अनफर्टाइल हो जाता है, बैरन हो जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण इन सब की समस्या जो है वो बढ़ने लगती है। तो लैंड डिग्रेडेशन उन जगहों पे होता है जहाँ झूमिंग होती है, प्लस डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। हम जो है मरुस्थलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जहाँ मरुस्थलीकरण जैसे हरियाणा की तरफ लगातार राजस्थान से मरुस्थलीकरण होता चला आ रहा है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर के योग्य भूमि है, कृषि की योग्य भूमि है, वो भी खराब होती जा रही है। तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन एक समस्या है। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूरिया डाई पोटास हम अलग से जोड़ते हैं या कृषि के लिए यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो भी लगातार भूमि की उत्पादकता को कम कर रहा है, उसकी उर्वरकता को खत्म कर रहा है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं और किसानों को इन सारी समस्याओं से उभरने में बहुत समय लगेगा। एक हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होना चाहिए, एक मैप और एक आउटलाइन होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जाए, किस तरह से लैंड होल्डिंग्स को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो मतलब इंडिया के ज़्यादातर किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, उनके लिए कुछ अलग से प्लानिंग की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उत्पादकता बढ़ सके। सिंचाई की, हालांकि हरित क्रांति जब 1960 के दौर से आई उसके बाद से काफ़ी सुधार हुआ भी है, लेकिन हरित क्रांति के आने के बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि ये लैंड डिग्रेडेशन वगैरह है, केमिकल्स का यूज होना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज होना, इन सारी चीज़ों से उत्पन्न हुई हैं। तो एक समन्वय बना करके एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। फिलहाल एग्ज़ाम के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप पॉइंट कर सकते हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इनको आप लिख सकते हैं और ये सारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर मेरा वीडियो सही लगता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।